आज के इस वीडियो में हम आपको संसद के संबंध में ही कुछ और पढ़ाएंगे और संसद के संबंध में हम पढ़ाएंगे आज संसद के अधिकारी, संसद के ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं उनमें आप जानते हैं संसद के जो पार्ट है, कल बताया था, संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति, धन लोकसभा और धन राज्यसभा। ये मतलब होता है संसद का हमारे देश के संदर्भ में। और इस संबंध में पहले हम राज्यसभा को लेते हैं। तो अनुच्छेद 89, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 89। हम 88 तक आपको ऑलरेडी पढ़ाई चुके हैं। अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति और उपसभापति होगा। क्या होगा? उपसभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा और उपसभापति होगा। और आप जानते हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वही राज्यसभा का जो है वो पदेन सभापति होता है। तो अब जो सभापति है वो तो पदेन होगा, पदेन हो गया, यानी जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक। तो फिर आगे कहा गया है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को अपना उपसभापति चुनेगी। सभापति को चुनना नहीं राज्यसभा को, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति हैं वो पदेन सभापति हैं। तो उपसभापति कहाँ से आएंगे? राज्यसभा अपने सदस्यों में से यथाशीघ्र एक अपना उपसभापति चुनेगी। ये है सभापति और उपसभापति के संबंध में बात। अच्छा, इसके बाद ये कहा गया है कि अगर अनुच्छेद 90 में, ये सामान्य बातें हैं, अनुच्छेद 89, 90 ये सब बहुत अधिक नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सामान्य बातें आपको पता होनी चाहिए। ये कहा गया है कि अगर मान लो जो उपसभापति है, उपसभापति का जो पद जो है वो रिक्त हो जाए, पद त्याग हो जाए या उपसभापति के बारे में बात करें उसको जो है हटाया जाए, इनके संबंध में बताया गया है कि अनुच्छेद 90 में। तो आप जानते हैं कि उपसभापति का पद जो है वो कैसे रिक्त हो सकता है। एक तो आकस्मिक रूप से रिक्त हो सकता है कि वो मृत्यु हो जाए, उसकी वो पद त्याग दे। और दूसरा आप ये भी जानते हैं कि अगर राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने उपसभापति को पसंद नहीं करते हैं, उपसभापति से सहमत नहीं है, उसको हटाना चाहते हैं, तो याद रखिए कि राज्यसभा जो है वो अपने बहुमत से एक संकल्प पारित करते हैं। बहुमत शब्द प्रयोग है, बहुमत से जो है वो एक संकल्प पारित करके अपने उपसभापति को हटा सकती है। शर्त यह है कि ऐसे किसी भी संकल्प को जब प्रस्तुत किया जाए तो प्रस्तुत करने की तिथि से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उसको अपने उपसभापति को देनी होगी। यानी अगर राज्यसभा के सदस्य डिसाइड करते हैं कि हमें अपने उपसभापति को हटाना है तो इसकी सूचना वो 14 दिन पूर्व अपने उपसभापति को देंगे, जिस दिन वो राज्यसभा में उनको हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले हैं उसके कम से कम 14 दिन पूर्व। पहले दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जो है 14 दिन पूर्व जो है उसकी सूचना वो देंगे उपसभापति को। इसके अलावा आप जानते हैं कि उपसभापति और कैसे हट सकता है। वो स्वयं अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना इस्तीफा जो है वो सभापति को दे सकता है। किसको दे सकता है? सभापति को दे सकता है, तो भी वो पद से हट जाएंगे। तो ये सब वो सिचुएशन है जब ये पद जो है वो रिक्त हो सकते हैं। पद से कैसे हटेंगे ये सब बताया गया है अनुच्छेद 90 में। अनुच्छेद 91 जो है, जो अनुच्छेद 91 है वो ये कहता है कि सामान्यतः आप जानते हैं कि जो सभापति है वही राज्यसभा की बैठकों का संचालन करता है, पीठासीन होता है। लेकिन अगर जो सभापति है उसका पद रिक्त है
सपोज कर लीजिए कि या जो सभापति है, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वो राष्ट्रपति के पद का दायित्व निभा रहा है, उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है। तो ये बताया गया है कि जो है वो उपसभापति जो है वो सभापति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। यानी राज्यसभा का जो सभापति है, अगर वो किसी कारण से जो है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, वो राष्ट्रपति के पद के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, भारत में ऐसी सिचुएशन आई हैं कि उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा का जो सभापति है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है। तो फिर सभापति का काम कौन करेगा? तो सभापति का काम कौन करेगा? उपसभापति करेगा। और अगर उपसभापति का पद भी रिक्त है तो फिर वो व्यक्ति करेगा, राज्यसभा का वो सदस्य करेगा जिसे राष्ट्रपति ने ऐसा करने के लिए कहा हो। यानी राज्यसभा का वो सदस्य जिससे राष्ट्रपति ने ऐसा करने के लिए निर्धारित किया है, वो व्यक्ति जो है वो राज्यसभा के सभापति का दायित्व निभाएगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 91 में। अब आते हैं अनुच्छेद हम 92 में। अनुच्छेद 92 क्या कहता है? अनुच्छेद 92 ये कहता है कि अगर सभापति को या उपसभापति को हटाने का संकल्प, हमने आपको बताया था कि सभापति कैसे हटाया जा सकता है, हम आपको बता चुके हैं। राज्यसभा के सभापति अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि इसको राज्यसभा के द्वारा ऐसे संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है जिससे लोकसभा भी सहमत हो। यानी इसको हटाने के लिए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति चाहिए, लेकिन इसको हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की सहमति चाहिए। राज्यसभा अभी जस्ट मैंने बताया कि बहुमत से संकल्प पारित करके उसको हटा सकती है। लेकिन जिस दौरान इनको हटाने का संकल्प सदन में विचाराधीन है, उस दौरान होने वाली राज्यसभा की बैठकों में ये लोग पीठासीन नहीं होंगे, यानी बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात आपको मैं बता दूं कि इस दौरान जिस दौरान इनको हटाने का संकल्प विचाराधीन है, इस दौरान भी वो राज्यसभा की बैठकों में और कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको, अभी हम आपको अनुच्छेद 100 बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 100 है। आपको बताएंगे कि राज्यसभा का सभापति या सभापति के रूप में कार्य रहे व्यक्ति का जो वोट देने का अधिकार होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। जब किसी विधेयक पर हम विचार विमर्श कर रहे होते हैं, किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे होते हैं लोकसभा या राज्यसभा, और जब मतदान की बारी आती है तो कब मतदान कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, अभी हम आपको बताएंगे अनुच्छेद 100 में। तो अनुच्छेद 100 में जब आप पढ़ेंगे कि कब मतदान कर सकते हैं तो आप देखें, लेकिन एक चीज़ आप बता दें कि अनुच्छेद 100 में जो इनको मतदान करने का अधिकार दिया गया है, कब कैसी स्थिति में वो मतदान कर सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उस स्थिति या उस अधिकार के होते हुए भी ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से कि अगर इनको हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो किसी भी विषय पर मतदान करने का इनको अधिकार नहीं होगा। फिर एक बार बता दूं कि जब राज्यसभा के सभापति को या उपसभापति को हटाने का संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तो उस दौरान राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 93 में। देखिए मैं आपको बता दूं ये अनुच्छेद 89, 90 में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, ये भले ही कम पूछा जाए कि ये चीज़ किस अनुच्छेद में है, इन चीज़ों से संबंधित अनुच्छेद कम पूछे जाते हैं। जैसे अभी तक मैं बताता था कि सीधे अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो जैसे ये जो इन अनुच्छेद 89 में जो लिखा है या जो 90 में लिखा है या जो 91 में लिखा है, ये तो किसी न किसी रूप में पूछी जाती हैं आपसे, लेकिन ये किस अनुच्छेद में लिखी ये कम पूछी जाती हैं। इसलिए अनुच्छेद आपको ये कम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है।
अनुच्छेद ना भी बहुत ज़्यादा याद रहें तो चलो कोई बात नहीं, याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जितना मैक्सिमम आप याद कर सकें, लेकिन अनुच्छेदों में जो लिखी बात है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आपको ज़रूर याद रखना है। अब आते हैं अनुच्छेद 93। जिस तरीके से अनुच्छेद 89 में ये लिखा था कि राज्यसभा का अपना एक सभापति होगा और उपसभापति होगा, ठीक इस तरीके से अनुच्छेद 93 में लिखा है कि लोकसभा का अपना जो है एक अध्यक्ष होगा, स्पीकर जिसको बोलते हैं, और एक उपाध्यक्ष होगा। और आप जानते हैं कि ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा यथाशीघ्र जो है अपना अध्यक्ष चुनती है और अपना उपाध्यक्ष चुनती है। ये दोनों लोकसभा चुनती है, ये दोनों लोकसभा चुनती है। और याद रखिएगा कि ये जो लोकसभा अध्यक्ष है और जो उपाध्यक्ष हैं, जिस तरीके से आप देखेंगे कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लगभग वही बहुत सारी चीज़ें इनके संबंध में भी आपको बताई जाएंगी। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो अभी आप देखेंगे कि जैसे उपसभापति का पद त्याग करता है या जो है सभापति को किस तरीके से हटाया जाता है, इसलिए सारे, चूँकि ये सदन के सदस्य हैं, इसलिए इनको भी हटाने का अधिकार इन्हीं सदनों को दिया गया है। तो जैसे ये आपको बताया हमने कि सभापति का पद रिक्त होता है तो कौन काम करता है? उपसभापति काम करता है। ठीक उसी तरीके से जब हम लोकसभा के बारे में आते हैं, तो अगर लोकसभा में भी अध्यक्ष का पद मान लो रिक्त है या उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो देखिए जब मान लो अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। लेकिन ध्यान ही रखना है आपको कि अगर लोकसभा में अध्यक्ष का पद रिक्त है, उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो फिर कौन काम करेगा? उसे कैसे हटाया जाएगा? देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद कब रिक्त हो सकते हैं? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे दे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा दे दे, रिक्त हो सकता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा बहुमत से संकल्प पारित करके उसे हटा दे तो पद रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा लोकसभा को ये पावर है, अधिकार है कि जिस तरीके से राज्यसभा संकल्प पारित करके उनको हटा सकती है अपने उपसभापति को, ठीक इसी तरीके से लोकसभा संकल्प पारित करके अपने अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष को हटा सकती है। शर्त वही है जो राज्यसभा के मैटर पर थी कि हटाने की सूचना या प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि से 14 दिन पूर्व इनको देनी पड़ेगी। और अगर नहीं हटाए जाते हैं तो आप जानते हैं कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है, एक बार जब चुन लिया जाता है तो उसका जो कार्यकाल होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन आता है और गड़बड़ कर देते हैं, आता लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? तो याद रखिए, कई बार आप देखते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो जो आगामी लोकसभा होती है उसकी प्रथम बैठक तक होता है। जैसे सपोज कर लो ये लोकसभा चल रही है, 22 में इसके चुनाव होंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, ये स्पीकर जो ओम बिरला हैं वो भी ईश्वर करे जिंदा बने रहें और अध्यक्ष के पद पर भी बने रहें, तो ये अध्यक्ष के पद पर, स्पीकर के पद पर बने रहेंगे। 22 में चुनाव हो जाएगा और जब अगली लोकसभा गठन हो जाएगी और उसका प्रथम अधिवेशन होगा, पहली बैठक होगी, तब तक ओम बिरला अध्यक्ष बने रहेंगे। यानी सामान्यतः इस स्पीकर का जो कार्यकाल होता है वो जो लोकसभा की जो आगामी लोकसभा की जो बैठक होती है प्रथम, उस तक होता है। अगर बीच में लोकसभा का विघटन हो जाए, मान लो पूरा कार्यकाल ना कर पाए और लोकसभा का विघटन अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन स्पीकर का कार्यकाल खत्म नहीं होगा। अध्यक्ष अब जब विघटन के बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा, उसकी जो प्रथम बैठक होगी, तब तक जो है वो स्पीकर का काम, स्पीकर कार्य बना रहेगा, वो अपने पद पर बना रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है।
जिस तरीके से हमने राज्यसभा के बारे में बताया कि अगर सभापति का पद रिक्त है तो उपसभापति उसके कार्यों का निर्वहन करता है, और अगर उपसभापति का पद भी रिक्त है तो फिर राज्यसभा का वो सदस्य पीठासीन हो गया या सभापति का दायित्व निभाता है जिसे राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ठीक इसी तरीके से लोकसभा की बात हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, आप कन्फ्यूज ना हो कि बस वहाँ राज्यसभा हो जाएगा और यहाँ लोकसभा हो जाएगा। कि अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का पालन करेगा, और अगर उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा। लोकसभा का वो सदस्य करेगा जिसे राष्ट्रपति निश्चित करें। अब आते हैं हम अनुच्छेद 96 में। ये लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, ये अनुच्छेद 93 में थी। और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और उनको पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो सब अनुच्छेद 94 में थी। और ये जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का पालन करेगा, और अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो फिर वो व्यक्ति करेगा लोकसभा का जिसे राष्ट्रपति निर्धारित करें। ये सब अनुच्छेद 95 में है, ये सारी बातें। अब आते हैं अनुच्छेद 96 में। आप याद रखिएगा कि जब अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है, हमने आपको बताया था अभी कि लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकती है। तो जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो उस दौरान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, यानी बैठकों की या कार्रवाइयों की अध्यक्षता नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हमने राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया था। दोनों में अंतर क्या है वहाँ और यहाँ में? वहाँ मैंने बताया था कि अनुच्छेद 100 की किसी बात के होते हुए भी सभापति और उपसभापति को मत देने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ थोड़ी स्थिति भिन्न है जो आपको याद रखनी है कि उनको संकल्प में अगर उनको हटाने का संकल्प विचाराधीन है और किसी विषय पर मतदान की बारी आती है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतदान कर सकते हैं, लेकिन वो प्रथमतः मतदान करेंगे। अभी आप अनुच्छेद 100 में देखेंगे कि वो किस स्थिति में मतदान करते हैं। हम एक बार अनुच्छेद 100 एक बार बता दें यहाँ पर, वहाँ तो बताएंगे। कहा यह गया है गतिरोध को दूर करने के लिए ये व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 100 ये कहता है कि जब किसी विषय पर, किसी विधेयक पर, किसी चर्चा के दौरान मतदान की बारी आती है और संसद सदस्य मतलब लोकसभा में अगर है तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति की जब मतदान की बारी आती है तो वो तब मतदान करते हैं जब पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हो जाएं। अनुच्छेद 100 ये कहता है कि मान लीजिए किसी विधेयक पर बहस होने के बाद मतदान हो रहा है या किसी अन्य विषय पर बहस के बाद मतदान हो रहा है और पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो गए, तो ये तो फिर पता नहीं किस तरफ क्या निर्णय होगा, पता नहीं है। दोनों तरफ बराबर मत हैं कि प्रस्ताव पास होगा कि नहीं पास होगा, बराबर मत हैं। तो फिर पीठासीन होने वाले, पीठासीन के रूप में अगर लोकसभा में स्पीकर हैं तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अगर पीठासीन कर रहे हैं, जो व्यक्ति पीठासीन है, इसी तरीके से राज्यसभा में भी जो व्यक्ति पीठासीन है उसको तब मतदान का अधिकार है जब मत बराबर हो जाएं, अन्यथा नहीं करता मतदान अनुच्छेद 100 के अनुसार। लेकिन यहाँ क्या कहता है? यहाँ ये कहता है कि ये बराबर की स्थिति में या बाद में मतदान नहीं करेंगे, ये शुरू में ही मतदान कर देंगे। कौन? जो भी लोकसभा के अध्यक्ष या के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, जो भी कर रहा है। और ध्यान ये रखना है कि आप ये जान लीजिए कि राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को अगर हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो उस दौरान वो मतदान में भाग नहीं ले सकते, लेकिन ये मतदान में भाग ले सकते हैं। कौन? स्पीकर और
या स्पीकर के रूप में काम करने वाला कोई और व्यक्ति। लेकिन ध्यान ही रखना है कि प्रथमतः मतदान में भाग लेंगे, अनुच्छेद 100 में जो व्यवस्था दी गई उस व्यवस्था के अनुसार मतदान में भाग नहीं लेंगे। अनुच्छेद 97 में जो है इन सभी के जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इन सभी के वेतन भत्तों का मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो है राज्यसभा के उपसभापति वगैरह के क्या वेतन भत्ते होंगे, इनके बारे में राज्यसभा के सभापति का हमने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति सामान्यतः राज्यसभा के जो सभापति का वेतन होता है वो वेतन पाता है। तो सभापति, उपसभापति, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के क्या वेतन भत्ते होंगे, ये सब अनुच्छेद 97 में दिया गया है। और मुझे अनुच्छेद 98 में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है, पूछा जा सकता है कि संसद का एक सचिवालय होगा। क्या कहा गया है? संसद का क्या होगा? संसद को सचिवालय सहायता देने के लिए एक संसद का सचिवालय होगा, यह अनुच्छेद 98 में कहा गया है। और अनुच्छेद 99 में ये कहा गया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे यानी जो सांसद होंगे वो अपना कार्य शुरू करने के पहले शपथ लेते हैं, और जब तक वो शपथ नहीं लेते हैं तब तक वास्तव में वो लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग नहीं ले सकते। और अगर लेते हैं तो उसकी भी अपनी एक व्यवस्था है। शपथ लेने के बाद ही वास्तव में वो लोकसभा या राज्यसभा के वैलिड मेंबर बनते हैं और इसके बाद ही वास्तव में वो कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा एक जो नियुक्त व्यक्ति होगा वो इनको शपथ दिलाता है। ये अनुच्छेद 99 में बात कही गई है। और अब आते हैं हम अनुच्छेद 100। जो अनुच्छेद 100 बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है, और ये है कि सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्यवाही या कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। गणपूर्ति ये जो है वो अनुच्छेद 100 में है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 100 है। और ये जो अनुच्छेद 100 है ये बहुत पूछा जाता है, अनुच्छेद 100 बहुत पूछा जाता है। हमने आपको बताया, फिर एक बार बता दूं कि अभी तक 89 से लेकर के और जो हमने आपको अनुच्छेद बताए इनमें क्या व्यवस्थाएं होंगी तो पूछी जाती हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं वास्तव में किसी अनुच्छेद में एक कम पूछा जाता है। तो व्यवस्थाएं आपको याद रखनी है कि कैसे किसको हटाया जा सकता है, अगर एक नहीं है तो दूसरा क्या कौन किसका काम करेगा, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। लेकिन अनुच्छेद 100 में जो व्यवस्था दी गई ये चीज़ ये भी पूछी जाती है, और ये चीज़ें किस अनुच्छेद में है ये भी बहुत पूछी जाती हैं। तो सीधे लिखा है सदनों में मतदान। सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा या इनकी संयुक्त बैठक भी हो रही हो तब। तो वही बात जो हमने अभी पहले बताई थी आपको कि वास्तव में ये बताया गया है इसमें कि जब सदनों में या सदनों की संयुक्त बैठक में कोई प्रस्ताव, कोई विधेयक पर विचार करने के बाद मतदान होने की बारी आती है और जब विधेयक पास करने की या प्रस्ताव पास करने की बारी आती है तो सामान्यतः जो विधेयक होंगे या प्रस्ताव होंगे वो लोकसभा में हैं तो लोकसभा के सामान्य बहुमत से, और राज्यसभा में हैं तो राज्यसभा में सामान्य बहुमत से पारित होंगे। अन्यथा कोई विशेष उपबंध ना किया गया हो, यानी कोई ऐसा प्रस्ताव विधेयक ना हो जिसके बारे में संविधान में कह दिया गया होगा कि ये वास्तव में साधारण बहुमत से पास नहीं किया जाएगा। यहाँ एक सामान्य बात कह दी गई है कि अगर लोकसभा में या राज्यसभा में कोई संकल्प, कोई प्रस्ताव, कोई विधेयक विचाराधीन है और उस पर मतदान की बारी आती है तो साधारण बहुमत से, सामान्य बहुमत से उसको मतदान के बाद पास कर दिया जाएगा। ध्यान ये फिर मैं बता दूं, हर विधेयक साधारण बहुमत से पास नहीं कर दिया जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि संविधान में जो उपबंध हैं
उनके अधीन रहते हुए, क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे भी विषय और विधेयक हैं, ऐसे भी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा गया है कि साधारण बहुमत से पास नहीं होंगे। उनको छोड़ करके जिनके बारे में बताया गया है कि कौन सा प्रस्ताव, जैसे हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को घटाने का महाभियोग प्रस्ताव है तो 2/3 बहुमत से पास होगा वो, तो जिनके बारे में बता दिया गया है कि कौन 2/3 बहुमत से पास होंगे, कौन विशेष बहुमत से पास होंगे, उनके अलावा सारे प्रस्ताव या विधेयक जो हैं वो लोकसभा या राज्यसभा जैसी भी स्थिति हो, उनके सदस्य मतदान करेंगे। और सदस्य मतदान करेंगे यानी कहा यह गया है कि अभी यही कहा कि सदस्य मतदान करेंगे और साधारण बहुमत से उनको पास कर दिया जाएगा। अध्यक्ष या सभापति, मतलब उस रूप में काम करने वाला व्यक्ति मतदान नहीं करेगा। यानी किसी विधेयक पर बहस हुई, किसी प्रस्ताव पर बहस हुई, मतदान की बारी आई तो मतदान में कौन भाग लेगा? जो पीठासीन होगा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, वो भाग नहीं लेगा, उसके सदस्य ही भाग लेंगे उसमें। और अगर मत बराबर नहीं है तो वो पीठासीन भाग नहीं लेगा, और अगर मत बराबर आ गए तो फिर पीठासीन अंत में मतदान करेगा, ताकि गतिरोध को दूर किया जा सके। ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को कि ताकि गतिरोध को दूर किया जा सके। तो ये तो हो गया सदनों में, अगर सदनों की संयुक्त बैठक है तब भी यही नियम है। अब आता है रिक्तियाँ। कई बार ऐसा होता है, आप जानते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में कोई ना कोई पद रिक्त बना ही रहता है। तो ये कहा गया कि अगर कोई पद रिक्त है तब भी लोकसभा राज्यसभा अपना काम करती रहेंगी उसी तरीके से जैसे पद रिक्त ना होता तब करती। ये हो गया। अब आता है गणपूर्ति, कोरम जिसे बोलते हैं। कोरम क्या होता है? आप जानते हैं कि किसी भी सदन या संस्था की बैठक जब बुलाई जाती है तो ये माना जाता है कि उसमें जो निर्णय लिए जाएंगे वो महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। तो एक निश्चित न्यूनतम संख्या तो होनी ही चाहिए जब वो निर्णय हो रहा हो। मान लो लोकसभा में किसी प्रस्ताव पर बहस चल रही है, राज्यसभा में किसी प्रस्ताव पर बहस चल रही है, और पता चले कि उस बहस के बाद उस पर मतदान की बारी है, और पता चले कि 20 सदस्य टोटल उपस्थित हैं 545 में, और 20 सदस्य केवल उपस्थित हैं, और ये कह दिया गया कि चलिए भाई ये प्रस्ताव प्रस्तुत है, आपका क्या कहना है। और पता चला एक तरफ 12 हो गए और एक तरफ 8 हो गए, और पता चला वो प्रस्ताव या विधेयक पास हो जाए। तो बताइए क्या इतने बड़े देश के लिए ये स्थिति सही रहेगी कि 12 लोग को निर्णय ले लें और वो निर्णय पूरे देश में लागू हो जाए? तो चाहे संसद हो, चाहे कोई संस्था हो, हर संस्था या मतलब कोई संसद होती है, उसके लिए एक न्यूनतम संख्या निर्धारित की जाती है कि कम से कम जब इतने सदस्य होंगे और इतने सदस्य मिलकर कोई निर्णय लेंगे तभी वो निर्णय वैलिड होगा, तभी वो बैठक वैलिड होगी। तो वास्तव में ये कहा गया है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जब कम से कम इसके 1/10 टोटल सदस्यों का कम से कम 1/10 सदस्य उस बैठक में उपस्थित होंगे तभी वो बैठक वास्तव में वैलिड है, तभी लोकसभा की कार्रवाई आगे जारी रखी जाएगी, राज्यसभा कार्रवाई आगे जारी रखी जाएगी। यदि कोरम पूरा नहीं है, यानी यदि किसी बैठक में लोकसभा है तो लोकसभा के कम से कम 1/10 सदस्य, और राज्यसभा है तो राज्यसभा के कम से कम 1/10 सदस्य उस बैठक में उपस्थित नहीं है, तो लोकसभा है तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी और राज्यसभा है तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी का दायित्व है कि वो बैठक को स्थगित कर दे, बैठक को सस्पेंड कर दे जब तक कि कोरम पूरा ना हो जाए। तो बहुत पूछा जाता है कि कोरम कितना है, तो कोरम वास्तव में टोटल सदस्य संख्या कितना है? 1/10 है। कोरम कितना है? 1/10, या इसको हम 10% भी कह सकते हैं, एक ही बात है। यानी इतने से कम सदस्य अगर उपस्थित हैं तो फिर वो कार्यवाही नहीं आगे बढ़ेगी। अध्यक्ष या सभापति का दायित्व होगा कि उस बैठक को स्थगित कर दे। और ये कोरम की व्यवस्था किसमें है, गणपूर्ति की व्यवस्था किसमें है? अनुच्छेद 100 में है। ये बहुत पूछा जाता है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। इस तरीके से इस वीडियो में अभी इतना ही, आगे हम पढ़ाएंगे आपको फिर।